हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3 एंड ऑर्डर नंबर 4 ऑफ सीपीसी। तो ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3 और ऑर्डर नंबर 4 जो है काफी छोटा है, इसीलिए हम ये एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर नंबर 2 से। ऑर्डर नंबर 2 में बात हो रही है फ्रेम ऑफ सूट्स। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब तक सूट्स जो हैं वो फ्रेम नहीं होंगे तब तक आगे कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर 1 में क्या आता है, पार्टीज ऑफ सूट्स, यानी कि सूट्स की पार्टीज के बारे में जब आपको पता चल जाता है उसके बाद आप जो है सूट फ्रेम कर दो ताकि वो आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले इसमें आता है रूल नंबर 1 में फ्रेम ऑफ सूट्स। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि अगर सूट आपको फ्रेम करना है तो उसके बारे में आप जानेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो है रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 2 में है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। अब देखो, जब सूट आप फ्रेम करोगे, कोई चीज आप फ्रेम करोगे, फॉर एग्जांपल फोटो फ्रेम होगा, तो उसमें जो फोटोज फ्रेम करोगे तो वो क्या क्या इंक्लूड करेगा। ठीक है, कि हाँ आपको ये पर्सन की फोटो डालनी है, वॉट एवर। सो सूट क्या क्या इंक्लूड करेगा, होल क्लेम इंक्लूड करेगा, रेलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, यानी कि कोई भी पार्ट ऑफ क्लेम है उसे आप रेलिंक्विश करोगे तो उसको भी इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो क्लेम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई चीज मांग रहे हो, कोई चीज क्लेम कर रहे हो, इसलिए सूट आप इंस्टीट्यूट करते हो। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इंक्लूड ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत सारे रिलीफ्स है, उसमें से आप एक रिलीफ को ओमिट कर रहे हो कि मैं इस चीज को छोड़ रहा हूँ। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके बैरेक्ट के उसमें। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में बात होती है जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन ये है एक इंसान, दो इंसान है, इन सबका कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलर है, तो आप इसे ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, ये 3 और 4 जो है वो सिमिलर तरीके का है कि ये क्या है, ज्वाइन करोगे। इसमें क्या है, कोर्ट क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, ट्रायल्स जो है वो सेपरेट कर देगा। देन इसके बाद आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बात करते हैं क्लेम्स। 2 तरीके के क्लेम्स से रिलेटेड बात करता है। रूल नंबर 4 और 5 दोनों क्लेम्स से रिलेटेड बात करते हैं। पहला बात करता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये एक वॉल है, ये एक इंसान जो है ये इसे मूव करने की कोशिश कर रहा है पर ये मूव नहीं हो रही, तो ये क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्लेम्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो रूल नंबर 5 है वो बात करते हैं क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एयर। ठीक है, तो हमने एग्जीक्यूटर की ड्राइंग तो बना दी है, एडमिनिस्ट्रेटर लिख लो, ठीक है, और एयर। ठीक है, तो ये 3 लोग हो गए, 1 2 3। इनसे रिलेटेड जो क्लेम्स है वो कैसे एग्जीक्यूट हो गए। नेक्स्ट इसके बाद आ गया रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बात करते हैं पावर ऑफ कोर्ट, किस चीज की, टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, यानी कि ट्रायल जो है सेपरेट करो। और रूल नंबर जो 7 है वो ऊपर है, वो है ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जॉइंडर। ठीक है, तो रूल नंबर 3, 6 और 7 जो है वो क्या है, जॉइंडर से रिलेटेड है। 3 में है जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, 6 में है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर करने के लिए, और 7 में है ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जॉइंडर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बैरेक्ट की रीडिंग पे। तो सबसे पहले आता है ऑर्डर नंबर 2 रूल 1 में फ्रेम ऑफ सूट्स। फ्रेम ऑफ सूट में है कि देखो जो जितने भी सूट्स हैं, ठीक है, एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन। ठीक है, अब देखो आप जब तक ग्राउंड्स नहीं बनाओगे, फ्रेम नहीं करोगे सूट को, तो क्या होगा, फाइनल डिसीजन जो है वो इजीली नहीं अवेलेबल होगा। किस चीज के लिए जरूरी है, वो सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, सू कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। अब मैंने आपको ये समझाया था कि सूट जो है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली पूरा क्लेम होना चाहिए, बट ये तो बहुत ही जनरल चीज हो गई, ये क्या हो गया, जनरल रूल। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या क्या है इसके, कि जहां जहां पूरा पूरा क्लेम नहीं डालोगे तो उसमें क्या क्या होगा। पहले तो हम ये चीज पढ़ लेते हैं कि एवरी सूट क्या करेगा, इंक्लूड करेगा होल क्लेम जिसका प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है। ठीक है, टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, जब उसके पास कॉज ऑफ एक्शन आया है तभी तो वो एंटाइटल होगा क्लेम्स के। बट अ प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पार्ट ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्लेम है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को इंक्रीज कर जाता है, जैसे कि 10,000 है उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन और आपका जो क्लेम है वो 12,000 पहुंचता है, तो आप क्या करो, 2,000 को हटा दो कि मुझे 10,000 का ही चाहिए क्योंकि मैं इस कोर्ट के अधीन आना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है अगर आपने रिलिंक्विश कर दिया, उसके आगे क्या। ठीक है, तो अगर प्लेंटिफ जो है वो ओमिट कर देता है सू करने से इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विश, ठीक है, कोई भी पोर्शन, तो क्या होगा, इसके बाद वापस वो आफ्टरवर्ड सू नहीं कर सकता कि मेरे 2,000 बच रहे थे और मैंने उसको हटा दिया था, अब मुझे वो 2,000 भी चाहिए, यानी कि 10 और 2 12,000 का सूट आप पहले कर रहे थे, अब आप फिर से उसी का सूट फिर से कर रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। इसमें रेस जुडिकाटा वाला जो प्रिंसिपल है वो लग जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। अब आपके पास क्या है, एक फॉर एग्जाम्पल देखो, पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन 1 रिलीफ। ठीक है, कैसे आया वो मोर देन 1 रिलीफ, सेम कॉज ऑफ एक्शन से। फिर क्या होगा, मे सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ्स बट इफ ही ओमिट्स। जनरली तो क्या होता है, ही मे सू,
बट एक्सेप्शन क्या है, अगर वो ओमिट कर देता है, ठीक है, अगर वो ओमिशन कर देता है सू करने से, एक्सेप्शन इसका क्या है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ द कोर्ट ले लेता है कि जज साहब मुझे लीव चाहिए, मुझे आगे बाद में फिर से मैं इस चीज के लिए सू कर दूंगा। बट अदरवाइज क्या है, अगर वो ओमिट कर देता है टू सू फॉर ऑल सच रिलीफ, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड, ठीक है, उसके बाद वो फिर से उस चीज के लिए जो भी उसने ओमिट किया है वो सू नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन में क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम्स अराइजिंग अंडर द सेम ऑब्लिगेशन शैल बी डीम्ड रिस्पेक्टिवली टू कॉन्स्टिट्यूट बट वन कॉज ऑफ एक्शन। अब देखो इसमें क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, उससे रिलेटेड बात बताएगी कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे तक क्या है कॉज ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड कोलेटरल, क्या होती है ऑब्लिगेशन, और उससे रिलेटेड जितने भी कोलेटरल्स आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक काम करना था, उससे रिलेटेड कोलेटरल्स और आ जाते हैं कि ए काम को करने के लिए आपको BCD मिसलेनियस और चीजें करनी थी, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम्स अराइजिंग अंडर द सेम ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जो है वो सेम होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे आप, कॉज ऑफ एक्शन बोलोगे। नेक्स्ट आते हैं हम इसके इलस्ट्रेशंस पे। इलस्ट्रेशंस पे आता है, ए लेट्स अ हाउस टू बी एट अ ईयरली रेंट ऑफ ₹1200. The rent for the whole of the years 1905, 1906 and 1907 is due and unpaid. A sues B in 1908 only for the rent due for 1906, यानी कि उसने क्या है 1906 वाली जो रेंट के लिए उसे सू किया है। तो ए क्या है, आफ्टरवर्ड्स क्या करेगा, ए शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स सू बी फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1905, 1907। क्यों, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन क्या है इसका, सेम है कॉज ऑफ एक्शन। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 बात करता है जॉइंडर और कॉज ऑफ एक्शन। हमने जॉइंडर से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स किए हैं, रूल 3, 6, 7, ठीक है। तो जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, इसमें क्या है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन। हमें तो पता है कि एक ही सूट में जितने भी आपके कॉज ऑफ एक्शन आ रहे हैं उतने लगा लो अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली। एंड नेक्स्ट चीज क्या आती है, प्लेंटिफ क्या है, अगर प्लेंटिव्स हैं हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली मे यूनाइट, ठीक है। पहला तो क्या है, आप कॉज ऑफ एक्शन जोड़ दो, दूसरा क्या है, आप प्लेंटिव्स को जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सब रूल 2, वे कॉज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड्स द सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सूट। फॉर एग्जाम्पल उस कोर्ट का जो है उसका जुरिसडिक्शन है 10,000 रुपए, ठीक है। अब उसमें क्या है, एग्रीगेट कितना आ रहा है, ए को 1,000 का है, बी को 2,000 का है, सी को 3,000 का है, तो आपका क्या है 10,000 के अंदर फॉल हो रहा है उसके एम्बिट में। और कॉज ऑफ एक्शन उनका जो है सिमिलर है, प्लेंटिफ को क्या है, एक ही डिफेंडेंट से जो है यूनाइट कर रहे हैं, एक ही डिफेंडेंट से उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, एक ही डिफेंडेंट से उन्हें चाहिए पैसे, तो क्या है ये इसकी जुरिसडिक्शन में फॉल कर रहा है। तो रूल 3 का जो सब रूल 2 है वो क्या बात कर रहा है, उसके जुरिसडिक्शन से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम रूल 4 पे। रूल 4 बात कर रहा है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को के लिए कुछ ही सर्टेन क्लेम्स जो हैं वो ज्वाइन किए जाएंगे। अब इसमें क्या जनरली क्या, नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी जॉइंट विद अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मान लो आपने सूट किया, अब उसके लिए क्या है, आपको रिकवरी क्या करवानी है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की करवानी है। तो आप कैसे करवा सकते हो, या तो आप लीव ऑफ द कोर्ट ले सकते हो कि जज साहब मुझे लीव ऑफ द कोर्ट दो। सेकंड चीज क्या है, या तो आप क्या कर सकते हो, इसके एक्सेप्शन में फॉल करा सकते हो। 3 एक्सेप्शन है इसके, कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, क्लेम्स फॉर मीन प्रॉफिट्स। मीन प्रॉफिट्स आपने पढ़ा ही होगा, इसके आगे वाले सेक्शन में रूल सेक्शन 2 में आपको मीन प्रॉफिट पढ़ने को मिलेगा, आप देखिएगा मीन प्रॉफिट या फिर एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है। तो जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं जो एक लैंड से आते हैं, या तो वो प्रॉफिट्स या तो क्या है एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सेकंड इसका एक्सेप्शन है क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आप अगर कर रहे हो अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी जो है हेल्ड की गई है। थर्ड क्या है, क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। आप क्या है, आपको एक रिलीफ चाहिए और वो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। वो किस चीज से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो क्या है, आप प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ कर सकते हो, जनरली तो क्या मेन प्रॉफिट है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, रेंट्स, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हेल्ड की गई है वो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रिलीफ ही आप सॉर्ट कर रहे हो सेम कॉज ऑफ एक्शन से। अब इसका प्रोविजो किस बारे में बात कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी in a suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgage property, ठीक है। foreclosure
फोरक्लोजर कब होता है, रिडेम्पशन कब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, बाद में भी बताऊंगी कि फोरक्लोजर एंड रिडेम्पशन क्या होता है। उससे रिलेटेड क्या है, उसके पोजीशन से रिलेटेड क्या है आप कर सकते हो इस पे। अब हम आते हैं इसके रूल 5 पे। अच्छा चलो, रूल 5 के पहले आप फोरक्लोजर और रिडेम्पशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फोरक्लोजर मतलब जबरदस्ती आप, मतलब जैसे कि सामने वाला पर्सन मॉर्गेजर को पैसे नहीं दे पा रहा है, ठीक है, मॉर्गेजी को पैसे नहीं दे पा रहा है मॉर्गेजर, और वो चाहता है कि अब इसको फोरक्लोज करवाएं, डील को डन करवाएं, उसकी जो प्रॉपर्टी है आप खुद रख लो, उसको कहते हैं फोरक्लोजर। रिडेम्पशन यानी कि जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी से अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहता है तो उसको रिडेम्पशन करते हैं, ठीक है, पैसे वैसे दे करके आप क्या है मुझे प्रॉपर्टी रिडीम करवाओ, ठीक है, रिडीम का मतलब आपको पता ही होगा, उससे है रिडेम्पशन। अब आते हैं रूल 5 में, क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एयर, ठीक है। हमने पहला क्लेम किससे पढ़ा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट क्लेम हम किससे पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर और एयर से रिलेटेड। अब इसमें भी नो क्लेम से ही स्टार्ट होता है, नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर या एयर एज सच शैल बी ज्वाइंट, कोई भी ऐसा जो है ज्वाइन नहीं किया जाएगा विद द क्लेम्स बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली, ठीक है। यानी कि आप जो ऑफिशियल कैटेगरी, ऑफिशियल इसमें कैपेसिटी में आप कर सकते हो, जैसे कि एक एग्जीक्यूटर के अगेंस्ट ही कर सकते हो, आप उसको पर्सनली आप बाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर एलिज्ड टू अराइज विद रेफरेंस टू द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्लेंटिफ or defendant sues or is sued as an executor, administrator or heir or are such as he was entitled to or liable for jointly with the deceased person whom he represent। अब देखो ये सारे क्या है, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन जनरली तो क्या होता है, आप उनको पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते हो, बट इसका एक्सेप्शन क्या है कि लास्ट मेंशन क्लेम, जो भी क्लेम्ड आप जिस भी क्लेम के लिए आप क्या कर रहे हो, एलिज कर रहे हो, उसके लिए क्या था, ये दोनों जो है लाइबल थे, कैसे, ज्वाइंटली, किसके साथ, डिसीज के साथ वो ज्वाइंटली लाइबल था जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्लेम में आपको जनरली पता चल गया कि दो चीजों के अगेंस्ट आप पर्सनली क्लेम नहीं कर सकते हो, बट उनके एक्सेप्शंस भी आपको पता चल गए। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 किससे रिलेटेड है, ये भी जो है ज्वाइंडर से रिलेटेड है, ठीक है, ज्वाइंडर से रिलेटेड है। इसमें क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। अब इसमें क्या है, ज्वाइंट तो कर लिया, अब इसको सेपरेट करना है। अब इसमें क्या है, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट अ ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन वन सूट में एम्बैरस और डिले, ठीक है, वो क्या कर देगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाले फॉर्मूले को ही, फंडे को ही खराब कर देगा, तो क्या है उसको हटाओ, ठीक है। द ट्रायल और इज अदरवाइज इनकन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, तो क्या कर देगा कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जैसा भी जस्टिस के लिए एक्सपीडिएंट है वैसा वो ऑर्डर कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है इसमें रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में बात होती है ऑब्जेक्शंस एज टू मिसजॉइंडर से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्शंस। इसमें क्या है, ऑल ऑब्जेक्शंस on the ground of misjoinder of cause of action shall be taken at the earliest possible opportunity, ठीक है। देखो कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी चीज है, किस चीज से रिलेटेड, ऑब्जेक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंडर, आपको मिसजॉइंडर पता ही होगा, ठीक है, जो पार्टीज होती हैं आपको ज्वाइन करवाना है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में आपको ले लेना है। एंड इन ऑल केसेस वेयर इशूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट्स अंडर द ग्राउंड्स ऑफ द ऑब्जेक्शंस हैज सब्सिक्वेंटली अराइजन। देखो जो भी ऑब्जेक्शन है वो सब्सिक्वेंटली अगर तुरंत अराइज नहीं किए हैं, अदरवाइज केसेस में आपको जब पहले से पता है तो आप उसको अर्लीस्ट पॉसिबल उसको डील करोगे, ठीक है। एंड इन एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड, ठीक है, जहां पे आपको वेव नहीं किया गया है उससे रिलेटेड है। अब देखो इस रूल नंबर 7 का जस्ट यही है कि आप जो है ऑब्जेक्शंस एज टू मिसजॉइंडर से रिलेटेड जो भी है आप अर्लीस्ट पॉसिबल डेट में क्या कर दोगे, अपॉर्चुनिटी में उससे डील करोगे, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा जो है ये ऑर्डर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं ऑर्डर नंबर 3 की ट्रिक्स पे। ऑर्डर नंबर 3 बात करता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स के बारे में। देखिए रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स के बारे में ऑर्डर नंबर 3 जो है वो बात करता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स के बारे में। ये ऑर्डर नंबर 3 जो है ये एक तरह से आप ऑर्डर नंबर 1 और 2 के बाद रख सकते हो इमेजिनेशन में। देखो जनरली ऑर्डर नंबर 1 और 2 के बाद ही आया ऑर्डर नंबर 3, बट इसका जो सिग्निफिकेंस है ये एक तरह से सबसेट मान लो, ठीक है, किसका, ऑर्डर नंबर 2 और ऑर्डर नंबर 1 का। एक तरह से ऑर्डर नंबर 1 का भी मान सकते हो आप, क्योंकि ऑर्डर नंबर 1 में जो है वो बात हो रही है पार्टीज, ठीक है, पार्टीज किस चीज की, पार्टीज टू सूट, ठीक है, पार्टीज टू सूट्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि सूट्स में जो पार्टीज वगैरह होंगी उनसे रिलेटेड। अब उसके आगे जब हम चलेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि ठीक है पार्टीज जो है जनरली क्या होता है प्लीडर्स और उनको ही माना जाए। जनरली जो पार्टीज होती हैं वो वही पर्सन है जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है और जिसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, यानी कि ए और बी।
अब देखो, रिकॉग्नाइज एजेंट्स और प्लीडर्स भी जो होते हैं वो पार्टीज ऑफ सूट्स बनाए जा सकते हैं। अब उनको कैसे बनाया जा सकता है, क्या है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। बट सबसे पहले हम इसकी ट्रिक्स देख लेते हैं। आता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में बात होती है अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय प्लीडर। अपीयरेंस कैसे होगी, या तो इन पर्सन होगी, या तो रिकॉग्नाइज एजेंट्स के थ्रू होगी, या तो प्लीडर्स के थ्रू होगी। अब रिकॉग्नाइज एजेंट्स जो है, इसमें मैंने राइट साइड में डील किया है। ये किसमें है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 6 में बात हो रही है। सबसे पहले क्या है, रिकॉग्नाइज एजेंट्स के बारे में बात होती है। ठीक है, कौन होते हैं रिकॉग्नाइज एजेंट्स। देन रूल नंबर 3 बात होती है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट्स। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज एजेंट्स हैं तो उनमें सर्विस ऑफ प्रोसेस के बारे में बात होगी। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस जो है आप उन्हीं पे तो सर्व करोगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बात करता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विसेज। अब तुम एजेंट्स बना तो रहे हो और अगर वो सर्विस ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इसमें ऑब्लिगेशन है कि एजेंट्स जो इसमें बनाए गए हैं वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे सर्विसेज। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्लीडर, क्योंकि अपीयरेंस क्या है, या तो आप खुद आओ, या तो रिकॉग्नाइज एजेंट्स करें, या तो प्लीडर। तो रूल नंबर 4 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। ठीक है, किसके बारे में बात करता है, प्लीडर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में। और रूल नंबर 5 बात करता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, यानी कि क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। पहले तो आप प्लीडर अपॉइंट करोगे, है ना। एजेंट क्या होता है, कई बार जो होता है ऑलरेडी अपॉइंटेड होता है, तो उसको क्या बना देते हो आप, रिकॉग्नाइज एजेंट्स। ठीक है, बट इसमें प्लीडर जो है, जब तक आपके अगेंस्ट सूट या फिर आप सूट नहीं करते हो तब तक आप अपॉइंट नहीं करते हो। तो इसमें सबसे पहले बात हो रही है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर और सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। ठीक है, जो प्रोसेस वगैरह जो है वो जो सर्व होगा वो प्लीडर पे ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स के अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय प्लीडर। ठीक है, तो किसके द्वारा अपीयरेंस होगा, तो अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इन और टू एनी कोर्ट। ठीक है, किसी भी कोर्ट में अपीयरेंस चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए या फिर कोई एक्ट चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड और ऑथराइज बाय लॉ टू बी मेड और डन बाय अ पार्टी in such court may, except where otherwise expressly provided by any law for the time being in force, be made or done by पार्टी इन पर्सन। ठीक है, जनरली क्या है, पार्टी खुद क्या करेगी, इन पर्सन करेगी और बाय हिज रिकॉग्नाइज एजेंट। ठीक है, या फिर अपने प्लीडर के द्वारा करेगी ऑन इज बिहाफ। ये मैंने आपको ट्रिक्स में भी बताया था। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं रिकॉग्नाइज एजेंट्स, यानी कि रूल 2 पे रिकॉग्नाइज एजेंट्स। अब हम एजेंट्स के टॉपिक पे हैं। इसमें क्या है, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 6। तो रूल 2 में बात हो रही है रिकॉग्नाइज एजेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है, रिकॉग्नाइज एजेंट्स पर्सन्स होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी है जिनके पास वो होते हैं रिकॉग्नाइज एजेंट्स, authorizing them to make and do such appearances, application and acts on behalf of such parties. Next क्या है, persons carrying on trade or business for and in the names of parties not resident within the local limits of the jurisdiction of the court. ठीक है, जो कि वहां पे नहीं रह रहे हैं और बिजनेस और ट्रेड कोई इनका एक कोई एजेंट है वो कैरी कर रहा है। ठीक है, तो within which limits the appearance, application or act is made or done in matters connected with such trade or business only, where no other agent is expressly authorized to make and do such appearance, applications and acts. Next इसके बाद है रूल 3। रूल 3 में बात हो रही है, अब आपने क्या है, रिकॉग्नाइज एजेंट्स तो बना लिए, अब उसमें क्या है, सर्विस करोगे। किस चीज की सर्विस, सर्विस ऑफ प्रोसेस। तो इसमें क्या है, प्रोसेस सर्व्ड ऑन द रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ अ पार्टी शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ द सेम हैड बीन सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन। ठीक है, कितनी इफेक्टेड होगी, उतनी ही इफेक्टेड होगी जैसे आप पार्टी को पर्सनली दे के आ रहे हो, unless the court otherwise directs. Next इसके बाद है इसका सब रूल 2, the provisions of the service of process on any party to a suit shall apply to the service of process on his recognized agents. तो ये आपको लाइन पढ़ के ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, प्रोविजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं रूल 4 पे, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। अब देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर रूल 4 जो है वो काफी बड़ा है, इसमें बस इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला है, नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन एनी कोर्ट अनलेस ही हैज बीन अपॉइंटेड। ठीक है, जब तक वो अपॉइंट नहीं किया गया तब तक वो उसके लिए एक्ट नहीं करेगा। और किस चीज के लिए अपॉइंट किया गया, उसी पर्पज के लिए जो पर्पज की हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज बाय सच पर्सन बाय एनी डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। अब कैसे अपॉइंट होगा, रिटन डॉक्यूमेंट से अपॉइंट होगा, बाय सच पर्सन और बाय हिज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाय सम अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड और अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू मेक सच अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो कौन कौन अपॉइंट कर सकता है प्लीडर को, या तो वो इंसान खुद अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, या तो उसके कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें सब रूल 2 में बात हो रही है, एवरी सच अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट एंड शैल फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1 deemed to be in force until determined with the leave of the court by writing signed by the client or the pleader or the case may be and filed in court or until the client or the pleader dies. ठीक है, कब तक वो होगा, जब तक आप उसको हटा नहीं दो या तो जब तक वो जो बंदा है वो मर न जाए। ठीक है, प्लीडर जो है वो मर न जाए। और until कब तक, until all proceedings in the suit are ended so far as regards the client.
ठीक है, या तो जब तक पूरी प्रोसीडिंग्स जो है एंड नहीं हो जाती। कितने पॉइंट्स यहाँ पे, ये हो गया थर्ड पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, या फिर क्या है फाइल्ड इन द कोर्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल द फॉलोइंग शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन में जो है प्रोसीडिंग्स बता दी गई हैं, आप ऊपर से एक बार पढ़ लो, रिव्यू, अपील, ऑब्टेनिंग कॉपीज, इन सब रिलेटेड से क्या है प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सब रूल 5, नो प्लीडर हु हैज बीन एंगेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्लीडिंग ओनली शैल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी अनलेस ही इज फाइल्ड इन कोर्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। वो कब तक प्लीडर नहीं है, जब तक वो क्या है मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस उसने क्या है फाइल नहीं किया है। क्या फाइल नहीं किया है, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस साइंड बाय हिमसेल्फ एंड स्टेटिंग the names of the parties to the suit, the name of the party or whom he appears and the name of the person by whom he is authorized to appear, ठीक है। या तो किसी प्लीडर या तो किसी एजेंट वगैरह ने ऑथराइज किया हो, या फिर नेम ऑफ द पार्टी बाय whom he appears, ठीक है, फॉर whom he appears किसके लिए अपियर कर रहे हैं, और द नेम ऑफ द पार्टीज टू द सूट, पार्टीज टू द सूट के भी नेम, ठीक है, ये सब बताएगा। प्रोविजो क्या है, प्रोविजो बात कर रहे हैं, नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू एनी प्लीडर एंगेज टू प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी बाय एनी अदर प्लीडर, ठीक है, हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इसके रूल 5 पे, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। अब देखो क्या है सर्विस ऑफ प्रोसेस, ठीक है, पहले तो आपने क्या कर दिया प्लीडर तो अपॉइंट कर दिया, अब सर्विस ऑफ प्रोसेस क्या है, वो भी जो भी आप जैसा एजेंट के से रिलेटेड सर्विस ऑफ प्रोसेस था उसके सिमिलर ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब भी किसी प्लीडर पे आप सर्विस ऑफ प्रोसेस कर रहे हो तो इट शैल बी प्रिज्यूम टू बी ड्यूली कम्युनिकेटेड and made known to the party whom the pleader represents and unless the court otherwise directs shall be as effectual for all purposes as if the same had been given to or served on the party in person, ठीक है। वैसे ही इफेक्चुअल होगा जैसे कि आपने पार्टी को दिया हुआ है, वैसे इफेक्चुअल होगा, और इसका एक्सेप्शन ये है कि जब तक कोर्ट नहीं बोल देता कि आप क्या है पर्सनली उस पार्टी को दो तब तक, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 6। रूल 6 बात करता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विसेज, ठीक है, ये किसमें है, रूल 236 जो है, हम रिकॉग्नाइज एजेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो एजेंट क्या है, वो एक्सेप्ट करेगा क्या सर्विसेज। अब इसमें क्या है, बिसाइड्स द रिकॉग्नाइज एजेंट्स डिस्क्राइब्ड इन रूल 2 एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट मे बी अपॉइंटेड एन एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेस, ठीक है। पहले क्या है, या तो आप रिकॉग्नाइज एजेंट करो। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर रिकॉग्नाइज एजेंट नहीं है तो जुरिसडिक्शन में जो भी इंसान है, एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, उसको अपॉइंट किया जा सकता है एजेंट। क्यों एक्सेप्ट किया जा सकता है, ताकि उस पर क्या कर सको आप प्रोसेस सर्व कर सको। क्यों किसी चौथे सिटी में जाकर के किसी पांचवें इंसान को देना है ना, इन्हीं को दे दो ताकि इजी पड़े प्रोसेस। अब इसमें सब रूल 2 में बात हो रही है अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन कोर्ट। अपॉइंटमेंट जो है वो रिटन में होना चाहिए और कोर्ट में फाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। सच अपॉइंटमेंट मे बी स्पेशल और जनरल एंड शैल बी मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिंसिपल साइन करेगा एंड सच इंस्ट्रूमेंट और इफ द अपॉइंटमेंट इज जनरल अ सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट्स। क्या है अपॉइंटमेंट, क्या है स्पेशल है या जनरल है, तो उसमें क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट जो है राइटिंग में साइंड होगा, कौन साइन करेगा, प्रिंसिपल। अगर और दूसरी बार सच इंस्ट्रूमेंट या फिर अपॉइंटमेंट क्या है, जनरल एंड सर्टिफाइड है, जनरल है, अगर सिर्फ जनरल है तो क्या है उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो होगी फाइल्ड इन कोर्ट, ठीक है। स्पेशल जनरल में क्या है प्रिंसिपल साइन करेगा, और अगर जनरल है तो क्या होगा सर्टिफाइड कॉपी जो है वो फाइल्ड होगी कहाँ, कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सब रूल 3। सब रूल 3 में बात हो रही है द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ऑर्डर एनी पार्टी टू द सूट नॉट हैविंग अ रिकॉग्नाइज एजेंट, जिसका रिकॉग्नाइज एजेंट नहीं है जुरिसडिक्शन में, ठीक है, तो क्या कर देगा, हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन द कोर्ट ऑन हिज बिहाफ टू अपॉइंट, ठीक है, प्लीडर को बोल देगा कि अपॉइंट करो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम एन एजेंट रिसाइडिंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। तो क्या एजेंट क्या है एक्सेप्ट करेगा सर्विस, ठीक है, वो ऑलरेडी अपॉइंटेड होगा तो उसको क्या है आप सर्विस वगैरह दे दो, ठीक है। और ये किस चीज से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट टू बी अपॉइंटमेंट, किसके अपॉइंटमेंट, अब एजेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। कैसा होगा, सर्टिफाइड होगा अगर जनरल है तो। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर एजेंट नहीं है तो आप क्या करो, प्लीडर को बोलो कि इतने टाइम में आप क्या करो, एक बंदे को अपॉइंट करो, क्यों, ताकि आप उस पर सर्विस कर सको, क्या समन्स की सर्विस, क्या याडा 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 जिसकी भी सर्विसेज होनी हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑर्डर नंबर 4 पे, क्योंकि वो हमें इसी डॉक्यूमेंट में कंप्लीट करना है। तो ऑर्डर नंबर 4 पे जो है ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ 2 ही रूल्स हैं, उसको हम करते हैं। ऑर्डर नंबर 4 पे बात हो रही है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड, ठीक है। अब आपकी पार्टीज हो गई, आपने प्लेंट बना ली, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, सूट जो है इंस्टीट्यूट कर रहे हो। तो इसमें क्या है, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, या तो प्लेंट से इंस्टीट्यूट हो जाएगा, और इंस्टीट्यूट हो गया उसके बाद क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट्स। अब हम आते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे।
देखिए ऑर्डर नंबर 2 पे क्या है, सूट्स जो है वो फ्रेम हो गए हैं, और ऑर्डर नंबर 3 पे क्या है, एजेंट्स वगैरह जो है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स और पार्टीज जो है, प्लीडर्स जो है, वो आपने देख लिया है कि आपको किसको किसको क्या क्या भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ऑर्डर नंबर 4 में आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। अब आप क्या करो, सूट जो है इंस्टीट्यूट कर दो, ठीक है। कैसे कर दोगे, सबसे पहले आता है रूल 1, सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, ठीक है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट, ठीक है। प्लेंट कैसे होगी, इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, ठीक है, या तो किसी और ऑफिसर से जो कि अपॉइंट किया गया है इस बिहाफ पे। नेक्स्ट इसके बाद आता है एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 and 7 एज फार एज दे आर एप्लीकेबल, ठीक है। एवरी प्लेंट, जितने भी प्लेंट है वो क्या करेंगी, कंप्लाई करेंगी विद रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 सो एज फार दे आर एप्लीकेबल। नेक्स्ट इसके बाद आता है सब रूल 3, द प्लेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 and 2, ठीक है। सब रूल 1 and 2 पे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, अब देखो रूल सब रूल 2 भी क्या रिक्वायरमेंट है, कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन इन ऑर्डर 6 and 7। ऑर्डर 6 and 7 क्या है, प्लीडिंग्स जनरली के बारे में बात करता है ऑर्डर 6, यानी कि प्लीडिंग्स कैसी होनी चाहिए। ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट कैसी होनी चाहिए, तो कैसे होगा, प्लेंट के द्वारा। तो प्लेंट कहाँ मेंशन है, ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 7 में। नेक्स्ट इसके बाद है द प्लेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस, हाँ ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रूल 2। रूल 2 में बात हो रही है रजिस्टर ऑफ सूट्स। द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। कहाँ पे होगा ये, सिविल सूट्स के रजिस्टर में इंस्टीट्यूट होगा। तो क्या है, कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक, ठीक है। बुक में उसके पर्टिकुलर्स वगैरह जो एंटर हो जाएंगे। सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इन विच द प्लेन्ट्स आर एडमिटेड, ठीक है। प्लेन्ट जैसे भी एडमिटेड होंगी, जैसे आप ऊपर देखो मेंशन किया जाता है, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द सूट या फिर टॉप ऑफ द प्लेंट पे कि सूट नंबर दिस, ठीक है। तो उसको क्या है, आप नंबर कर दोगे ताकि आपको पता चले कि हर साल कितने सूट्स आए हैं, एक एक साल में कितने कितने सूट आए हैं, ये कौन सा सूट कौन से साल में है। तो इसी के साथ हमारा जो है ऑर्डर नंबर 2, देखिए ऑर्डर नंबर 2, ठीक है, ये है ऑर्डर नंबर 2, फ्रेम ऑफ सूट्स। देन ऑर्डर नंबर 3, ऑर्डर नंबर 3 है ये रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर, और ऑर्डर नंबर 4 जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।